देखिए, उपलब्धि तो हमारे उत्तर प्रदेश में इसके पहले जो सरकार बहुजन समाज पार्टी की थी, तो लोकतंत्र बिल्कुल समाप्त हो गया था और सारे अधिकार केवल मुख्यमंत्री के पास सीमित हो गए थे। पूरे प्रदेश का खजाना लूटा जा रहा था। सबसे बड़ी उपलब्धि तो उत्तर प्रदेश की ये रही कि लोकतंत्र फिर बहाल हो गया और लोकतंत्र हर स्तर पर बहाल हुआ, केवल विधायिका में ही नहीं, सारी जगहों पर बहाल हुआ है। यहाँ तक कि विद्यार्थियों में छात्र संघ के चुनाव भी होने शुरू हो गए। पत्रकार भी अपनी बात को स्वतंत्रता से कह लेता है, कहीं भी जाता है, कुछ भी पूछ लेता है। उनको भी प्रतिबंध था, पंचम तल पर वे प्रवेश नहीं पाते थे। वहीं पर अधिकारियों में भी कुंठा थी, उनके प्रोन्नति के सारे मामले बाधित कर दिए गए थे। एक जाति विशेष के लोगों को वरिष्ठता क्रम के नाम पर 100% केवल प्रमोशन की सुविधा दी गई थी। सारी अस्त व्यस्त व्यवस्था को उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तौर पर बहाल कर दिया है। नाकामी तो अभी कुछ नहीं है। नाकामी लोग जो जिस दृष्टि से देखना चाहते हैं, 5 साल की जो आदत रही है, तानाशाही भरे लहजे को देखना चाहते हैं, जो लोकतंत्र में समाजवादी विचारधारा के माध्यम से मान्य नहीं है कि तानाशाही से किसी चीज को बदला जाए। बदला जाता है पहले विचारों से, समझाने से। अगर इन सारी चीजों पर हम फेल करेंगे और लगेगा कि कुछ लोग अव्यवस्था फैलाने में आमादा हैं, तो निश्चित रूप से उनसे कड़ाई की जाएगी। लेकिन पहले चरण में कड़ाई नहीं होती है। पहले चरण में तो केवल समझाना और उसको सही रास्ते पर लाने का प्रयास ही समाजवादी सोच की वजह है। और इसी को लोग कहते हैं कभी कभी कि वो तानाशाही नहीं दिख रही है जो मायावती की दिखती थी। तो वो तो तानाशाही समाजवादी पार्टी में दिख भी नहीं सकती है जो लोग सोच रहे हैं। जिसमें जी पहला चरण कब से कब तक माना जाए, फिर एक ही सवाल उठेगा। नहीं, पहला चरण तो कम से कम 1 साल का पूरा माना जाएगा। दूसरा चरण वो रिजल्ट के हिसाब से होगा कि अगर रिजल्ट में कोई चीज बाधाजनक दिख रही है तो उसे दूर करने की कोशिश होगी। मुख्यमंत्री ने भी हाल में कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, और लगातार ये बात भी उठती रही। समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर्स इस बात को उठाते रहे, रामगोपाल यादव और तमाम लोग, कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो सहयोग नहीं कर रही। आजम साहब कहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी हो रही है। मुख्यमंत्री ने भी एक जगह कहा, अखिलेश यादव ने, कि षड्यंत्र हो रहा है सरकार के खिलाफ कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर। तो लगता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति एक बड़ी चुनौती अभी भी बनी हुई है। देखिए, अब आप को हम बता दें कि किसी आदमी को अगर 5 साल तक किसी रास्ते पर लेकर चलेंगे तो उसको एक दिन में उसकी आदत नहीं बदली जा सकती थी। ठीक बात। पिछले 5 सालों तक जो हुकूमत चली थी उसमें अधिकारी की मोनोपोली थी। उनका एमएलए, उनका मिनिस्टर, उनका एमपी कोई उनसे बात नहीं कर सकता था, क्योंकि उनका डायरेक्ट डायल जो है सीएम से था। सीएम से उनकी सेटिंग थी, गेटिंग थी। तो गेटिंग और सेटिंग के बाद कोई मीडिएटर उसमें नहीं आ सकता था कि वो अपनी बात को रख दे। तो आज ये प्रॉब्लम हम लोगों के सामने आई है। आप देखे होंगे कि समाजवादी पार्टी जब बहुमत में आई, अभी शपथ भी नहीं लिया, तो सारे लोग एक षड्यंत्र के तहत हमला करना शुरू कर दिए कि समाजवादी पार्टी का गुंडा राज कायम। आप बताइए, जो सरकार शपथ न ले, कुर्सी पर मुख्यमंत्री जब तक शपथ लेकर बैठता नहीं है तब तक काम चलाऊ सरकार होती है, जो जाने वाली सरकार होती है जी। उसमें समाजवादी पार्टी के ऊपर ब्लेम लगाने का कोई औचित्य नहीं था। तो षड्यंत्र तो हमेशा लोकतंत्र में षड्यंत्रकारी लोग भी रहते हैं, षड्यंत्र करते भी रहते हैं, लेकिन उन षड्यंत्रकारियों से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सही बात को लोग स्वीकार करते हैं और सच्चाई के लिए तो अनवरत संघर्ष करना पड़ता है। संतुष्टिपूर्ण रूप से जो व्यक्ति कर ले, इसका मतलब कि वो शून्य की अवस्था में चला गया। हम व्यवस्था को बदलना चाहते हैं और व्यवस्था को आज से नहीं बदल रहे हैं। व्यवस्था तो हम अनादिकाल से बदलते चले आ रहे हैं, नहीं बदल पाए हैं सब लोग, लेकिन प्रयासरत हैं। हम इस कोशिश में लगे रहेंगे कि बेहतर समाज बने, बेहतर व्यवस्था हो। हम इसको अभी नहीं मान सकते। अभी नहीं, हम पूरा कार्यकाल भी खत्म कर लेंगे तो हम नहीं मान लेंगे कि हमारी व्यवस्था पूर्ण हो गई, क्योंकि उसमें कोई न कोई कमी दिखती रहेगी और उसको हम दूर करते रहेंगे। इसमें जी, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति कहीं आपको लगती है कि अभी चुनौती है इस सरकार के लिए 9 महीने गुजर जाने के बाद भी?
फिलहाल आप भी अगर अपने हृदय में इस बात का विचार करेंगे उत्तर प्रदेश का अवलोकन करके, तो इसको अभी ये नहीं मानेंगे कि ये ऐसी चुनौती हो गई है कि चुनौती संभाली नहीं जा सकती है। और कोई लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब पोजीशन में आ गया है, जैसे मायावती की सरकार के जाते समय हो गया था। आते आते तो नहीं था, लेकिन जाते जाते उनका बहुत खराब हो गया था। और हम सरकार में आए हैं, इधर 9 महीने में ऐसी कोई घटना नहीं हो गई है जिसके बारे में ये हल्ला मचाया जाए कि कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है या वो संभलने वाली नहीं है। छिटपुट घटनाएं जो हो रही हैं ये होती रहती हैं, लेकिन ये इसको भी हम मानते हैं कि इसको हमको रोकना चाहिए, उन घटनाओं को भी कि जो छिटपुट हो रही हैं वो भी न हो। हमारे मुख्यमंत्री के कहने का आशय यही है कि ये छिटपुट घटनाएं भी न हो। लेकिन आप बताइए, हम आप बैठे हैं, यह मार कर सकते हैं। अब इसमें कोई कानून व्यवस्था क्या कर लेगा? बहुत करेगा, रपट करेगा, गिरफ्तारी करेगी। लेकिन ये है कि जो व्यवधान आया था, जिसकी तरफ हमारे मुख्यमंत्री ने भी कहा, हमारे नेताओं ने भी इशारा किया कि 5 साल तक जो बिगड़ी हुई आदत थी, उसी आदत के चलते ये छिटपुट घटनाएं भी हो रही हैं, वरना शुरुआती दौर में तो ये नहीं होती। जसवंत जी, एक बड़ा आरोप सरकार पर लगता है कि सरकार में पावर सेंटर बहुत सारे हैं जो मुख्यमंत्री को जिस स्तर पर काम करने देना चाहिए उस स्तर पर काम नहीं करने दे पा रहे हैं। इस आरोप में कितनी सच्चाई? आप चूंकि दोनों के साथ बराबर आपका कंफर्ट जोन है, मुलायम सिंह जी के साथ भी तो अखिलेश यादव के साथ भी, उस परिवार के साथ आपका पुराना रिश्ता, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि इस आरोप में कितनी और कहां तक सच्चाई है? देखिए, ये आरोप जो आप लगा रहे हैं, इसको हम लोग आरोप में नहीं मानते। हम तानाशाही की सरकार में नहीं है, हम राजशाही में नहीं है, हम लोकतंत्र में हैं। लोकतंत्र में हर सीढ़ी पर अपना विचार है और सीढ़ियों से सीढ़ियां चढ़ते हुए उन सीढ़ियों तक पहुंचना है। तो किसी की बात नेग्लेक्ट नहीं की जा सकती है और किसी की बात को खत्म नहीं किया जा सकता है। सबकी बात सुननी है, तो सुनने में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके तहत बात चलती रहेगी। और इसको यह कहा जाए कि लोग उसमें व्यवधान कर रहे हैं, ये व्यवधान नहीं है, ये तो लोकतांत्रिक ढांचा है। लोकतांत्रिक ढांचे में जिलाधिकारी की भी बात सुननी होगी, पुलिस के कप्तान की भी बात सुननी होगी, पार्टी के जिला के अध्यक्ष की भी बात सुननी होगी और विपक्ष के लोगों की भी बात सुननी होगी, कर्मचारियों की भी बात सुननी होगी, अधिकारियों की भी सुननी होगी। लोग कहते कई मुख्यमंत्री हो गए, इसलिए दिक्कत है। नहीं, ऐसा तो उत्तर प्रदेश में दिखता नहीं है कि कई मुख्यमंत्री हो गए। और मुख्यमंत्री की काबिलियत में कोई संदेह नहीं है। आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री होने के पहले जो निर्णय अखिलेश यादव ने लिया था वो कितना ऐतिहासिक था कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने ढोंग पीटा था कि हम गुंडे अपराधियों के खिलाफ हैं, वो बाबू सिंह कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रही थी और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश की हैसियत से कह रहे थे कि डीपी यादव समाजवादी पार्टी के अंदर नहीं आ सकते। तो आप निर्णय की क्षमता को भी देखें। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठने के बाद शायद हिंदुस्तान का पहला प्रदेश होगा जहां पर पार्टी के घोषणा पत्र को एक एक करके पूरा किया जा रहा है। आज तक के इतिहास में प्रदेश की सरकार हो, देश की सरकार हो, घोषणा पत्र चुनाव के पहले जो घोषित किए जाते हैं, चुनाव का अंत आने लगता है तो कुछ अंश पूरे किए जाते हैं, वरना वो रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं। जसवंत जी, अभी कुछ समय पहले मैंने इसी कार्यक्रम में इंटरव्यू किया था आपके राष्ट्रीय महासचिव मोहन सिंह जी का। तो मोहन सिंह ने उसमें 2 बातें कही थी। एक तो उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि रघुराज प्रताप सिंह मंत्रिमंडल में लिए जाएं, एक। और दूसरी बात उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री अभी गलती करके सीखो की प्रोसेस में है, की प्रक्रिया में है। देखिए, मोहन सिंह जी बड़े नेता हैं, विचारक हैं और विचारक और फिलासफर क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, ये उनका अंतर मन ही बता सकता है, शेष कोई नहीं बता सकता। न तो उनकी काबिलियत पर कोई सवाल है। लेकिन जहां तक रघुराज प्रताप और अखिलेश यादव की बात है, तो आपको याद दिलाता हूं, अखिलेश यादव जी ने पहले जब सरकार में किसी सरकार का निर्माण नहीं हुआ था और वह
पार्टी संगठन में भी नहीं थे, तो दोनों आदमी ही एक साथ चुनाव प्रचार में जाते थे। और आपने देखा होगा सरकार बनने के पहले बरेली की जेल में जब राजा भैया बंद थे तो अखिलेश यादव उनसे मिलने गए थे, और मिलने ही नहीं गए थे, जिस दिन रिहाई हुई थी उस दिन जेल के अंदर जाकर साथ लेकर के तो गेट पर आए थे और उनको गाड़ी पर बैठाकर प्रतापगढ़ के लिए विदा करने के बाद ही दूसरे कार्यक्रम में गए थे। राजा भैया का योगदान है और तानाशाही के खिलाफ लड़ने में। नई पीढ़ी में हमको लगता है उत्तर प्रदेश में अकेला नौजवान है जिसको इस बात का अवसर प्राप्त हुआ है, जो भीषण तानाशाही से लड़ने में सबसे पहले अगुआ रहा है। उसका सम्मान अखिलेश यादव जी नहीं, आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करता है। आप देख रहे होंगे 224 की संख्या हमारी उत्तर प्रदेश में है। निर्दलीय 2 विधायक हैं, एक श्री रघुराज प्रताप सिंह, दूसरा विनोद सरोज। लेकिन रघुराज प्रताप सिंह कैबिनेट मिनिस्टर हैं और एक विभाग नहीं 2 विभाग उनके पास है। तो इस तरह की बात किसी गुस्से में, किसी भावना बस कही गई है। वो राजा भैया पर तो कही नहीं गई थी, वो अखिलेश यादव जी से कहीं लगता है किसी मन में खटास, नाराजगी कुछ रहा होगा, उसकी अभिव्यक्ति उस दिशा में है। एक दूसरी टिप्पणी उनकी कि अभी अनुभव मतलब फैसले लेके काम करते हुए गलती करके सीखने की प्रक्रिया में है मुख्यमंत्री। मोहन सिंह जी जितनी बार सांसद हुए उतना बार तो अखिलेश यादव भी सांसद हो गए जी। और यहाँ तो पायलट थे, राजीव गांधी आए थे और पूरी देश चलाने कांग्रेस पार्टी के नेता हो गए और देश चलाने लगे। ऐसा तो है नहीं कि इस देश में कोई ऐसी ट्रेनिंग चलती हो कि 10 साल, 20 साल, 25 साल की ट्रेनिंग के बाद ही लोग देश को जान जाते हों। और हम तो जानते हैं कि नौजवान के अंदर क्षमता बहुत होती है। नौजवान को जब दायित्व दिया जाता है तो उस दायित्व का निर्वाह वो पूरी गति से करता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 80 वर्ष के बुजुर्ग से भी बहुत फिसलन होती है, लेकिन इस नौजवान से तो अभी कोई फिसलन नहीं हुई है। जी। नहीं, कुछ फैसले ऐसे जरूर विवाद में आए जिनको लेते समय शायद उतना होमवर्क नहीं किया सरकार ने, जिसके चलते उसको फिर विड्रॉ करना पड़ा। ऐसे फैसलों से भी आपको लगता है कहीं न कहीं सरकार के उस पर सवाल उठता है कि भाई उसकी विजडम पर, उसकी समझ पर, कि अगर फैसला सही नहीं था तो लिया क्यों गया? देखिए, हमने आपको पहले ही बता दिया कि हम लोकतांत्रिक ढांचे में हैं जी। और लोकतांत्रिक ढांचे में हम कहीं किसी को नेग्लेक्ट करने की स्थिति में नहीं है, न हमारी मानसिकता है। हम तानाशाही में नहीं है कि हमने जो कह दिया वही सही है। हम जब कोई बात कहते हैं उसका आपके तरफ से प्रतिवाद आता है, पत्रकार वर्ग से, हमारे विरोधियों की तरफ से भी जब प्रतिवाद आता है और हमको लगता है कि आपकी बात सही है तो हम आपको श्रेय देते हुए भी उसका परिवर्तन करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो फैसला परिवर्तित किया था उसके लिए पत्रकार और विपक्ष दोनों की सराहना करते हुए कहा कि हम अपना फैसला परिवर्तित कर रहे हैं, क्योंकि पत्रकार लोगों ने और विरोधियों ने जो बात कही है वह बात सही है। अब आप बताइए, इससे बड़ा लोकतंत्र का क्या इम्तिहान हो सकता है? जिसमें जी आप जिस इलाके से आते हैं, आजमगढ़ से, वहां से अभी कुछ समय पहले बहुत सारे लोग आए और उन्होंने नेताजी से मांग की कि प्रतीक यादव को लोकसभा की टिकट दी जाए, उनको चुनाव लड़ाया जाए। आपकी अपनी व्यक्तिगत राय क्या है? देखिए, ये तो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड का डिसीजन होता है जी। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड जो डिसाइड करे पार्टी उसी को अमल में लाती है। मांग करना, डिमांड करना, प्रदर्शन करना, धरना करना, ये सबका अपना अधिकार है। अब इस पर जो अंतिम निर्णय होता है उसी पर पूरी पार्टी निर्णय करती है। अभी तक तो वहाँ आजमगढ़ में श्री बलराम यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और दूसरा कोई उम्मीदवार की न तो अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड में कोई चर्चा है न इस तरह की कोई जानकारी है। मांग कुछ लोग किए होंगे, उनका लगाव होगा या किसी से किसी को गुस्सा होगा, वो डिटेल जानकारी नहीं है तो उसमें मैं अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। जी जसवंत जी, आप जहाँ तक मुझे याद आ रहा है जयप्रकाश जी से प्रेरणा लेके राजनीति में आए। जी जी। भारतीय जनता पार्टी से आपने की सरकार में आप मंत्री रहे, कोलेशन गवर्नमेंट में कोलेशन गवर्नमेंट में मंत्री रहे, फिर मुलायम सिंह जी के साथ कैसे और जुड़ना हुआ? देखिए, हम लोगों के नेता आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी
जी। जब हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे तो उनका अखबारों में जो हम लोग बयान पढ़ते थे, जिस तरह की उनकी गतिविधियां पढ़ने को मिलती थी, उससे हम लोग प्रभावित हुए थे शुरुआती दौर में। बाद में जेपी ने पूरे देश में एक भ्रष्टाचार